जंगल का कानून है, मुल्क में ताकतवर का कानून चलता है और मैं अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सका। उन्होंने तो ख्वाहिश की थी ना कि इमरान खान किया, लेकिन 36 इलेक्शन में 28 इमरान खान जीत गया। मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अवाम फाका कशी पे आ चुके हैं। 650 रुपए केजी की मुर्गी मुश्किल से मिल रही है। इस तरह अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं मुतासरा फरीक। अरशद शरीफ साहब के केस में JIT पर उस तरह एतमाद नहीं किया जा रहा। अभी हम इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि उन पे अदम एतमाद करें या उनसे मुतमईन हो। तो ऑफकोर्स आप इसमें ये डिलेइंग इश्यूज तो आ रहे हैं ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। मुतासरा फरीक अगर ये चाहता है कि इस तरह 2 अफसरान के नाम शामिल किए जाएं, क्या इसमें कोई कदगन है? यहाँ पे मुतासरा फरीक शामिल करवा सकता है। मुतासरा फरीक रिक्वेस्ट जरूर कर सकता है क्योंकि उन्होंने बड़े ताकतवर लोगों के नाम लिए हैं। खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून है। ये जो PDM की हुकूमत है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कह सकें काबिल सताइश है। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नेशनल डिबेट। मैं आज सहरिश जुहेब। नाज़रीन, आज भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत से मामलात हैं जिन पर बात होगी। खान साहब ने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीरीज ऑफ इवेंट्स उन्होंने बताए। जिस तरीके से रजीम चेंज हुआ, उसके बाद उसमें कौन कौन मुलव्वस था, कैसे उनकी हुकूमत को 9 अप्रैल को गिराया गया, 10 अप्रैल को लाखों लोग सड़कों पर निकले, वोटेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया गया। उसके बाद 25 मई को जो जुल्म हुआ, उसके बाद वजीराबाद का जो सारा वाकया पेश आया, उन पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ, उसमें JIT की क्या फाइंडिंग्स हैं, उस पर इमरान खान ने अवाम को एतमाद में लिया। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज कराची में CM हाउस के बाहर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और मुतालबा एक ही है कि इलेक्शन वक्त करवाए जाएं और बल्दियाती इंतखाबात को रुकवाने के लिए बाकायदा एक साजिश की जा रही है। इस पर भी बात होगी। और अरशद शरीफ कातिल केस, असकुत नोटिस केस की आज समाअत हुई है। बहुत अहम ये मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का मतारुफ आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हलीम साहब। आपके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं शुएब शाहीन साहब और इसके साथ साथ बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब जो कि अरशद शरीफ साहब के वकील हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर आईन व कानून है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हलीम साहब आपको खुशामदीद कहूँगी और सबसे पहले जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो है खान साहब के हवाले से आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि जंगल का कानून है, मुल्क में ताकतवर का कानून चलता है और मैं अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं करवा सका। एक ये सूरत हाल है। फिर आप लोगों ने हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि आप लोग इलेक्शन चाहते हैं, सड़कों पर आ गए, जल्द से जुलूस, रैलियां, एहतजाज, सब कुछ आपने किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत आपको जल्दी इलेक्शन देने पर तैयार नहीं है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत और इनके सारे सरपरस्त अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, इन्होंने तो जब अप्रैल में हमें घर भिजवाया था जबरदस्ती, उस वक्त इनको पता था कि इनकी ख्वाहिश थी कि बस हमने इमरान खान को खत्म कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम बाहर निकली और वो खड़ी हो गई। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा खड़े हो गए। जो ये समझ रहे थे कि हमने क्लोज कर दिया, बड़े एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, शहबाज शरीफ आ जाएगा, इसहाक डार आ जाएगा, मौलाना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सरदारी आ जाएगा, सबको सेट कर लेगा, अमेरिका भाई बाप आ जाएगा और भी दीगर भी जो तमाम जो सपोर्ट पे इदारे हैं वो सब हो जाएंगे, तो बस हम चल पड़ेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन वल्लाहु खैरुन माकिरीन, कुछ फैसले अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, वो उसको पता होते हैं। जो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, दीन के नाम पर बना है, कलमे के नाम पर बना है। इसके लिए कैसे प्लान बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी प्लान वो होगा जो इंशाल्लाह इस मुल्क को कौम के लिए बेहतरी का होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, उन्होंने तो ख्वाहिश की थी ना कि इमरान खान किया, लेकिन 36 इलेक्शन में 28 इमरान खान जीत गया। हर जगह पंजाब में इनकी हुकूमत थी, इनका सब कुछ था, इनके सपोर्टर थे, जाहिर खुफिया सब सपोर्टर इनके थे। उसके बावजूद इलेक्शन हम जीत गए। पंजाब में गवर्नमेंट हमारी है, तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद। तो कहते हैं ना, कौवे के कोसने से गाँव नहीं उजड़ा करते। इनकी प्लानिंग से इनकी धरी की धरी रह जाएगी
और ये आज जो खान साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है। हलीम साहब, आपको ये भी पता है कि इसमें इनविजिबल जो हाथ है वो भी अपना काम करता है। फिर इसके साथ साथ भले अवाम का मैंडेट आप लोगों के पास पंजाब में है, मकबूलियत इस वक्त खान साहब की अपने उरूज पर है, लेकिन इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं आप उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करवाओ, लेकिन वो किसी सूरत आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग फिर अपना गेम प्लान क्या चेंज करेंगे या क्या करेंगे? आप लोगों ने सड़कों पर भी आके देख लिया, जलसे भी हो गए, गली गली शहर शहर डोर टू डोर कैंपेन, रैलियां, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन की तरफ ये लोग जाएं। देखिए, ये इलेक्शन की तरफ जाए या ना जाए, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अवाम फाका कशी पे आ चुके हैं। 650 रुपए केजी की मुर्गी मुश्किल से मिल रही है, 150 से 200 रुपए आटा चला गया है, अंडा 30 रुपए का हो गया है। मतलब बातें इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। या तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, हर आने वाला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जितना जलील हो रहे हैं उतना में सियासी फायदा हो रहा है, लेकिन मुल्क के लिए नुकसानदेह है, जिसके लिए आप जो समझती है कि हमने जलसे भी करके देख ली, रुझकों में कामयाबी हुई है हमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान की 90% अवाम कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इसी के लिए बाकी हम खुदा न खास्ता लाशों की सियासत, खून की सियासत, जलाओ गिराव की सियासत हम नहीं करना चाहते। हम अगर आते इस्लामाबाद आते और वहां एक तो प्लान बता दिया उस वक्त के जी खान साहब ने कि क्या प्लान था कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हमला करवाया जाए, कोई इनको खान साहब को कत्ल कराया जाए, उसके बाद कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई क्या लग जाए, ये सब प्लान का हिस्सा था। लेकिन मैं समझता हूँ एक स्टेट्समैन का किरदार, इमरान खान एक स्टेट्समैन है जो कि पाकिस्तान में और नहीं है, उसका किरदार अदा करते हुए वो खुदा न खास्ता वो किसी हालत जंग में किसी ठीक है। अब सही, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और अवाम उनको पसंद करते हैं, अवाम ये चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए या फिर वो अगले वज़ीर-ए-आज़म हो पाकिस्तान के। मुझे ये बताएगा, मैं खैर ये सारे वो हक़ाइक़ हैं जो अब रिपोर्ट्स में भी आ रहे हैं, जो आउटलुक रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं या फिर जो भी इदारे इस हवाले से सर्वे करते हैं वो ये बता रहे हैं। मुझे ये बताएगा, जो खान साहब की कराची के हवाले से एक सोच थी कि मैं फोकस करूँगा, कराची आके बैठूँगा, इतने अरब का पैकेज है, इस तरह काम होगा, उसमें कुछ लैकिंग दिखाई दी? आपको लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है आपको सिंध में? दो चीजें आप जरा मिक्स कर गई इसमें। इतने अरब का जो पैकेज था वो हुकूमत में था, और वो आपको मिसाल देना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 साल से है और पूरे 15 साल में उन्होंने 1900 अरब रुपए की डेवलपमेंट की है। 1900 अरब। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही, जिसमें 2 साल कोविड के थे। उस कोविड के अंदर भी 60 अरब रुपए सिंध में दिया था खान साहब ने, 12-12 हजार रुपए साथ इमरजेंसी का, और उसके अलावा 1000 अरब की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रखे गए थे। 1000 अरब के पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 1900 अरब और इमरान खान ने 3.5 साल में 2 साल कोरोना के माइनस करे तो वो 1000 अरब, जिसमें 625 अरब कराची में थे, जिसमें 3 बड़े नाले थे, केसीआर थी, फ्रेट टर्मिनल के इफ्ताह हुआ, केसीआर उसका ग्रीन लाइन चल पड़ी, K4 के लिए एक अनलिमिटेड फंड्स मुख्तस कर दिए गए कि जी इसको फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी जितना भी पैसा खर्च आता है। तो उसके अलावा मोटरवे जिसके पैसे, हलीम साहब, जब वो पैसा लगा उस तरीके से अवाम तक नहीं वो रिलीफ पहुंच सका जो पहुंचना चाहिए था। कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो कि अभी भी मतलब अंडर डेवलपमेंट उन्हें कहा जाएगा। पूरा कराची खुदा हुआ है, कोई किसी को कुछ बताने वाला नहीं है, अवाम को कुछ जवाब देनी है कि आखिर एक साथ पूरा कराची क्यों खोद दिया है। जो पैसा विफाक से मिला कहाँ लगा, कैसे लगा, कोई दादो शुमार नहीं बताए गए। अवाम को कभी इन्होंने एतमाद भी नहीं लिया, तो अवाम को क्या पता आगे किस तरह पैसा आया, कब आया, किस तरह लगा, कुछ नहीं मालूम। देखिए, कराची खुदा हुआ है, ये तो इन्होंने खोदा है जो इस वक्त कमीशन लेने के लिए ठेके दे दिए, और कराची तबाह हो गया है। 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे में हो रहा है। कराची उन्होंने खोद के पूरा कराची छोड़ दिया है। मैं बता रहा था कि हमारे प्रोजेक्ट्स ग्रीन लाइन रोड पर आई, नाले साफ हुए, K4 पे सारी फिजिबिलिटीज बन के जो खराब कर दिया गया था उसको ठीक किया। ये एक पार्ट आपके पहले सवाल का। दूसरा कि जी खान साहब ने सिंध में आकर बैठना था, अल्लाह ताला उनको सेहत दे रहा है, सेहतयाब हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चलना फिरना शुरू किया है। जैसे ही खान साहब की मोबिलिटी ठीक हो जाती है कि वो मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इंशाअल्लाह हमारा प्लान बना हुआ है। पूरे सूबा सिंध में अगला टारगेट हमारा सूबा सिंध है, अगला महाज सियासी महाज हमारा सूबा सिंध है। चूंकि GT रोड फारिग कर दिए गए मुखालफी, पंजाब में चीजें सारे मामला साउथ में भी ठीक हो गए हैं। KP ऑलरेडी हमारा है, कश्मीर हमारा है,
जीबी हमारा है, सिंध रह गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा, आप जो सारे ये फैक्ट्स बता रहे हैं हलीम साहब, इन सारे फैक्ट्स को अगर मद्देनजर रखा जाए, आप लोगों की जो भी एफर्ट्स हैं कराची के लिए, जो कुछ भी आप लोगों ने सोचा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, वो अपनी जगह पर, लेकिन अभी मौजूदा सियासत में जो तमाम धड़े मिल रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि जो आप लोगों ने गेन किया था उसको कुछ डैमेज हो सकता है? क्योंकि फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि सब मिल रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई का बंदोबस्त किया जाए, स्पेशली सिंध में। देखिए, हमें बिल्कुल परेशान होना बनता था अगर 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 ये होता कि हम समझते कि जी हमने महमूद मौलवी साहब की सीट जो अमिर रियासत साहब ने खाली हुई थी वो छोड़ी है, और हम देखते कि जी तीनों धड़ों के वोट कहीं इतने ज्यादा थे जो हमारे करीब करीब थे, फिर तो हम डर जाते, ओए 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 ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं था। एमक्यूएम बमा पीडीएम, मतलब बमा नून मुला डीजल सब मिला के, उसके अलावा पीएसपी के वोट अलग थे, फारूक सत्तार साहब के अलग थे, सारे वोट मिला के महमूद मौलवी से आधे थे, हमारे उम्मीदवार से आधे थे। 239 के अंदर सारे वोट मिला के आधे से भी पीछे हम लोग हमसे थे। तो पहले भी इनका वोट अगर इकट्ठा कर लो तो बहुत नीचे था, अब इकट्ठे होके भी उतना ही वोट रहेगा, इकट्ठे होके इनका मजीद वोट बैंक गिरेगा, क्योंकि इनका वोटर जो है, इनका वर्कर इनसे नाराज हो चुका है। जितने इन्होंने तलखी, हमने गालियां नहीं दी किसी को इस तरीके से, इन्होंने तो गालियां दी एक दूसरे को। अब वो वोटर कह रहे हैं कि जब आपको जब कोई मिलवाने जा रहा है, जब मफादात की बात आ रही है, जब माल पानी का मामला आ रहा है, तो आप लोग इकट्ठे हो रहे हो। मैं समझता हूँ कि या तो इनके इकट्ठे होने से हम कहते हैं कि नहीं जी इनके मिला के बहुत ज्यादा वोट हो रहे हैं, ऐसी बात थी नहीं, इसलिए हमारे इनके इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि 0 + 0 = 0। तो ये मिलने से 0 0 0 कितने लगा दे, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। नहीं तो हलीम साहब, मैं आपको सुन रही थी, आप ये जो कुछ अभी इस वक्त कराची में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, आप इसको साजिश का नाम दे रहे हैं, कुछ बताएंगे साजिश कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, हम सब परेशान हैं, इसलिए कि इस वक्त बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस 90 में जो गिनावने खेल खेले जा रहे हैं, इमरान खान और पीटीआई से कराची को खींचने के लिए, वापस घसीटने के लिए, हमें लगता है कि पहले जैसे कराची में आग और खून की होली खेली गई, ये दोनों जमातों ने, किसी ने गैंगवार्स बना के, किसी ने कुछ करा के, टारगेट किलर्स के जरिए, न जाने क्या कुछ इस शहर में हुआ। और इसके पहले दिन से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इसमें शामिल रहे, एक दूसरे के वर्कर्स को मारते हैं, इनके लीडर्स रात को इकट्ठे मिलते हैं, पार्टियां करते हैं, आओ मिलकर खाते हैं कि नारे लगाते हैं। लोग कत्ल, हमने किस शहर में रोडों पर खून देखा है, जलती गाड़ियां देखी हैं, हमने कारोबार तबाह होते देखे हैं। हमें लग रहा है कि एक साजिश के तहत ये बदमाशी के जरिए, कत्ल और गारतगरी के जरिए ये कराची का मैंडेट हमसे छीनना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त कराची की आवाम जाग चुकी है, तो बिल्कुल ये बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस 90 में ये यही साजिशें हो रही हैं, जो जिस तरीके से पहले कराची को तबाह बर्बाद किया गया था। कराची बड़ी मुश्किल से अमन अमान ठीक हुआ था, कराची कारोबारी हब है। जो भी लोग, हलीम आदिल साहब, जो ये साजिश हो रही है, मैं आपकी बात समझ गई, आपका पॉइंट भी आ गया, लेकिन इसमें देखिए हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, कुछ ऐसी खबरें रही हैं जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था कि आप लोगों का वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहा विफाक का और पीपल्स पार्टी का सिंध में, जो कि होना चाहिए था, उसमें लैकिंग दिखाई दी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन जिस तरह से पीटीआई ने पंजाब में, विफाक में जो एक प्रोएक्टिव किरदार अदा किया, वो कराची में नज़र नहीं आया, सिंध में उस तरह से नज़र नहीं आया। वो सियासी तौर पे वैसे मुतहर्रिक नहीं थे, सारी लीडरशिप या क़यादत जिस तरह से हमें बाकी जगहों पर नज़र आई है। क्या इस चीज़ का फ़ायदा ये साजिश जो की जा रही है इसमें उठा सकते हैं? देखिए, दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि 18वीं तरमीम शरीफ जो है, 18वीं तरमीम के बाद सिंध में काम करना इनका होता था। जब 162 अरब का पैकेज आया, इन्होंने कहा कि नहीं हमें माल खपे, पैसे हमें दे दो, हम करेंगे। ये वैसे ही जैसे मोटरवे के लिए पैसे मुख्तस किए गए और उसके बाद वो डीसीज लेके वो मोटरवे के अरबों रुपए, करोड़ों रुपए वो भाग गए, वो वफाक ने इनको दिए थे। ये वैसे ही कहते थे कि पैसे हमें दे दो, वो हम देते नहीं थे इनको, इसलिए एक इशू था। और उसके बाद मुतहर्रिक रहने की अगर बात हो तो आपके सामने जो एक शख्स बैठा है हलीम आदिल शेख, उसका कसूर क्या है कि वो हर रोज सुबह अदालतों में होता है, इस बड़े अरसे में जेलों में रहा है। वो उसका कसूर ये है कि उसने वो मुतहर्रिक होता था। यहाँ तो शदीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यहाँ तो इन्होंने, मैं कहता हूँ हिस्ट्री रकम हो चुकी है किस अंदाज से इन्होंने जुल्म बर्बरियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना प्रोएक्टिव और उनके वर्कर्स को एक्टिव होना चाहिए था, हम उससे ज्यादा थे। लेकिन 18वीं तरमीम की वजह से बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि इन्होंने हमें करने नहीं दिए। और मैं समझता हूँ कि
जो हमारे नजर में रुकावट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा कराची, पूरा सिंध हमारे साथ खड़ा है और इमरान खान को वेलकम करने को तैयार है। तो अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें जो हलीम आदिल साहब एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई है और कहा गया है कि जो एमकेएम भी इकट्ठी हो रही है, ये सब जो इकट्ठे हो रहे हैं ये किसी के कहने पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये बाकायदा एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है। आप इस कॉन्स्पिरेसी को कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमें पता है कि जब ये 13 इकट्ठे हुए थे, किसी के कराने पे इकट्ठे हुए थे, किसी के मिलाने पे इकट्ठे हुए थे, वो 13 इकट्ठे होने के बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। अब ये 3 इकट्ठे कराए जा रहे हैं, 13 हो या 3 हो, जब इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो ये 3 में रहेंगे ना 13 में, ये फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल एक साजिश के तहत इनको इकट्ठा कराया जा रहा है। चूंकि 13 भी नहीं कर पाए मुकाबला, अब वो कह रहे हैं किसी न किसी तरीके से पीटीआई को फारिग किया जाए। पीटीआई को, इमरान खान को अवाम के दिलों से फारिग नहीं किया जा सकता। अवाम को मसीहा इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं। अवाम देख रही है कि वो शख्स जिसने अपनी जान दाव पर लगा दी, जिसने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी, जिसने गोलियां खा ली, जिसने इस पाकिस्तान की खातिर किसी की परवाह नहीं की और हक सच बोलता रहा, उसके लिए बड़ा आसान था खामोश हो जाना। आज इमरान खान इस कौम के लिए उसने मतलब मौत के मुंह से बाहर आया है। सही। आज ये कौम खड़ी हुई। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपने वजह फरमाया। तो हलीम साहब, अभी जो जमात इस्लामी मुतालबा कर रही है या जो एमकेएम मुतालबा कर रही है, जमात इस्लामी का तो ये कहना है कि भाई इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। जो मुतालबा एमकेएम कर रही है वो तो उसी को साजिश कह रहे हैं कि बाकायदा इलेक्शन को रुकवाने के लिए कहा जा रहा है। कैसे डीलिमिटेशन या हल्का बंदी या मरदमशुमारी 15 तारीख से पहले मुमकिन है कि हो जाए और वक्त पर इलेक्शन हो? इस मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी तो मना कर रही है। देखिए, जमात इस्लामी नहीं, सबसे पहले तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है कि 15 तारीख को इलेक्शन होना चाहिए। हमारा मुतालबा है, हम अदालतों में भी गए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी, हमारा मुतालबा है। अच्छा, जमात भी बिल्कुल खड़ी है मैदान में, हम उनको सलाम पेश करते हैं, अच्छे तरीके से वो चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये नामुमकिन है, मैंने जैसे अर्ज किया आपसे, ये नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को आगे लगाया हुआ है कि उनको अंदर से एक है, इनका मामला पैसों के ऊपर तय हो चुके हैं। लड़ाई भी थोड़ी बहुत हिस्सा पत्ती की है, हल्का बंदी की नहीं, जो थोड़ी बहुत इनके मसले मसाइल चल रहे होते हैं। इशू ये है कि इस वक्त एक साजिश के जरिए नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती। इन्होंने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए उनसे इस किस्म की डिमांड डला दी है। ये इलेक्शन से जूतियां छोड़कर भागना चाहते हैं, ये इलेक्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये इलेक्शन से रेस लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इनके अंदर के मामला जो मीटिंग झगड़े हैं, ये इलेक्शन तो दोनों नहीं चाहते। ये इनका झगड़ा है कुछ मालपानी के ऊपर कि जब वो आपको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को वोट देने के वक्त में जो मामला इनके तय हुए थे, उस पर इनका मामला है, उस पर झगड़े हैं, वही बदलाव लॉस में होता है। बाकी सारी प्लानिंग इलेक्शन से भागने के लिए और पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक है। आपका ये कहना है कि सारी प्लानिंग इलेक्शन से भागने के लिए हो भी रही है, तो इससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के लीडर मकबूल हैं और अवाम में आप लोग जिस तरह अभी मकबूल हैं, इससे पहले नहीं थे, और अवाम ये चाहते हैं कि इक़्तिदार आपको मिले। अली जैदी साहब का भी यही कहना है कि वहाँ 13 इकट्ठी थी और अकेले इमरान खान थे, तो क्या उन्होंने बिगाड़ लिया, वो आज अवाम में ज़्यादा मकबूल हैं। यहाँ भी अगर ये हो जाएंगे तो हमारा तो ये नैरेटिव है कि हम अकेले मुकाबला करते हैं इन सब का, तो ये हमें सूट करता है। खैर देखते हैं आगे आने वाले दिनों में डैमेजिंग होता है या वाकई अवाम आप लोगों को उस तरह से मैंडेट भी देते हैं सिंध में भी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत अहम 2 मामलात हैं जिन पर हमें बात करनी है। कानूनी माहिर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर हमारे साथ होंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत से अहम मामलात इन पर हमें बात करनी है। उस वक्त हमें फरीद पराचा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमें शुएब रज़ाक साहब ने ज्वाइन किया, जो कि अरशद शरीफ साहब के वकील भी हैं, माहिर कानून और आइन भी हैं, उनसे भी बात होगी। पहले मैं शुएब साहब आपकी तरफ आती हूँ। बहुत अहम केस जिसकी आज समाअत हुई है, और पहले तो मुझे ये बताइएगा, फरीक़ैन आज की समाअत से मुतमईन थे? देखिए, 2 बातें आज को खास काम तो वाली है। एक रिपोर्ट सबमिट कराई गई है जिसमें हम सब लोगों के बयानात थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। दूसरा एक और बात ये की है उन्होंने कि इस इन्वेस्टिगेशन के 3 पैरामीटर्स हैं। एक इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में है,
एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दुबई में करनी है और तीसरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कीनिया में करनी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बताया कि हमने रात को लेटर लिखा है ये फॉरेन गवर्नमेंट्स को कि जी आप हमें म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें, जिसका जवाब तो अभी नहीं आया। तो आप ये चेक करें कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और उन्होंने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो 2 मुल्कों में, उसके लिए लेटर उन्होंने रात को लिखा गवर्नमेंट ने। तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ है। तो ऑफ कोर्स आप इसमें ये डिलेइंग इश्यूज तो आ रहे हैं ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हुई जहाँ करनी है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न उसमें उन्होंने बयानात तो रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन वो उन मरिकात को डिस्कस करने से कासिर हैं जिनकी वजह से वो FIR हुई और जिनकी वजह से अरशद शरीफ को यहाँ से जाना पड़ा। तो वो कुछ मतलब एज फार एज वी आर कंसर्न कोई इन्वेस्टिगेशन बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत स्लो जा रही है। अच्छा ठीक है, तो इसमें मुझे ये भी बताएगा, इस सारी सूरत हाल में हमने ये भी देखा है कि अरशद शरीफ साहब की अहलिया भी आज पेशी के मौके पर आई हैं। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है GIT पर। उनकी जानिब से 2 नाम भी दिए गए हैं, AD ख्वाजा और जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब का, कि इनको भी शामिल किया जाए। इस हवाले से भी मुझे बताएगा कि क्या मौक़िफ़ रहा फिर। नहीं, वो कहा गया है, लेकिन ये है कि अब ये दैट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी थी गवर्नमेंट को कि आप ये GIT बनाएं, और उसके बाद इन्होंने अपना मतलब फैमिली ने अपना ओपिनियन तो उसमें डाल दिया है। लेकिन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें वो इदारे शामिल होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने के मजाज हों, उनका इदराक हो उस चीज पे। सही। तो चलिए आप मेरे साथ रहिएगा शेब साहब, मैं आपसे मजीद भी बात करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ शेब शाहीन साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। शेब साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने भी जिक्र किया कि मुतासरा फरीक अगर ये चाहता है कि इस तरह 2 अफसरान के नाम शामिल किए जाएं, लेकिन अदालत का ये कहना है कि जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं उनको उनका काम करने दिया जाए, वो जिस तरह कर रहे हैं वो करें। क्या इसमें कोई कदगन है यहाँ पे मुतासरा फरीक शामिल करवा सकता है? देखिए, मुतासरा फरीक रिक्वेस्ट जरूर कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़े ताकतवर लोगों के नाम लिए हैं जिनके ऊपर उनको शुबा है कि अरशद शरीफ को कत्ल कराने में उनका हाथ है। तो नेचुरली वो कह सकते हैं। उन्होंने ये इस बात का इजहार भी किया विडो ने कि जनाब जिन लोगों के हमने नाम लिए हैं वो चूँकि सुबार्डिनेट पोजीशन में हैं, तो क्या वो अपने उन ताकतवर लोगों के खिलाफ काम करेंगे। तो उस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की राय थी कि सुबार्डिनेट भी बाज़ औक़ात बहुत अच्छा काम कर जाया करते हैं। तो इसलिए ट्रस्ट का माहौल होना चाहिए, इदारों पे ट्रस्ट करें, और इसलिए कि रिटायर्ड लोगों को अभी इस स्टेज पे शामिल करना, वो तो एक कमीशन तो बना सकते हैं, लेकिन ये वाली जो GIT है आमतौर पर रिटायर्ड लोगों पे नहीं हुआ करती। वो सिटिंग जो एग्जीक्यूटिव के लोग या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हुआ करती है। तो इस वजह से कोर्ट ने ये फरमाया है कि अभी इनको आने दें, हम सुपरवाइज कर रहे हैं, और सुपरविजन के बाद जब कोई हम समझेंगे, और एक तो आप अपनी असिस्टेंस ले लें साथियों से भी, बाकी दोस्तों से भी, तो वो जब आप समझें कि आपने कोई बात करनी है हमें या कोई इलीगलिटी आपको नजर आए, हमें पॉइंट आउट करें। दूसरा, कोर्ट ने ये भी फरमाया है कि जी हम देख रहे हैं और सुपरवाइज कर रहे हैं, और हम इस केस में बड़े सीरियस हैं, और हमने हर हाल में डिग आउट कराना है ट्रुथ को कि कौन वो लोग रिस्पॉन्सिबल्स हैं कि जिन्होंने अरशद शरीफ को यहाँ से मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने वो FIR कटवाई, कौन वो लोग हैं जो दुबई में जिन लोगों का किरदार रहा, और कौन वो लोग हैं जो कीनिया में कत्ल करने वाले थे। और असल किरदार जो पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ से उसका आगाज होगा, और इस पे अपनी वर्किंग मुकम्मल करके जब आप दुबई जाए। यही बताया कि 3 स्टेप्स होंगे जिसका आगाज पाकिस्तान से होगा, फिर दुबई और फिर कीनिया।
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और यही कहा गया कि पाकिस्तान वाला जो सारा मामला है उस पर काफ़ी हद तक हमने तहकीकात कर ली है, शवाहिद इकट्ठे किए हैं। खैर मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी। ये सारे वो इवेंट्स थे जो कि हमें नज़र आए जैसे ही हुकूमत गिरी, और उसके बाद ये सारा कुछ था सहाफ़ियों के हवाले से भी, और जो इमरान खान सारी बातें करते हैं। ख़ास बड़ा मुतालबा जो इस रजीम चेंज के बाद हमें नज़र आया वो है PTI का इलेक्शन का मुतालबा कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। मैं चाहूँगी फरीद पराचा साहब आपसे ये जानूँ, एक दौर था कि आप लोगों का मेयर भी था, फिर अगर विफाक की बात की जाए तो आप लोग पावर शेयरिंग से भी दूर हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। आप जो अभी एक हवा चली हुई है, जो एक मुतालबा पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात भी कर रही है कि भाई इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है और क्या आप लोगों का वोटर इस चीज़ के लिए तैयार है जो आप निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं उसके लिए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में फौरी मामला तो कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का है, जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है, लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक मरतबा फिर हल्का बदियों का नाम लेकर और मुख्तलिफ चीज़ें कि जिनका वक्त गुजर चुका है उनके बहाने करके कोशिश की जा रही है कि एक मरतबा फिर, और ये चौथी मरतबा होगा, इंतखाब को मुलतवी करवाया जाए। तो बहरहाल कराची के लोग मजलूम हैं, उनके मसाइल हैं, उनके दुख दर्द हैं। मैं फरीद साहब बल्दियाती इंतखाबात पर भी आऊंगी, लेकिन पहला मेरा सवाल आपसे जनरल इलेक्शन के हवाले से है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो कमिटमेंट होती है हुकूमतों की, इसको पूरा करना चाहिए। अब जहाँ तक मुल्की इंतखाबात का ताल्लुक है, इस वक्त हमारी मईशत तबाह हाल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है। या तो ये है कि पार्लियामेंट अपना कोई किरदार अदा करे और पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर ही मिल बैठे, या पार्लियामेंट के बाहर कोई मिसाक मईशत किया जाए, इसलिए कि मुल्क के हालात तो बहरहाल एक तेज रफ्तारी के साथ एक खास तरफ जा रहे हैं। ऐसे में इंतखाबात का जो मुतालबा है वो इंतखाबात का मुतालबा अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन ये बात समझना कि इंतखाबात 2 महीने पहले या 2 महीने बाद हों, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि इंतखाबात शफाफ हों, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदारी का मुजाहरा करे और उन इंतखाबात पर एतमाद हो, और वो इंतखाबात जो है वो फिर अपना एक वकार कायम कर सके, और फिर ये ना हो कि फिर उन इंतखाबात के खिलाफ भी धरने और मुजाहरे हो रहे हों। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंतखाबात से पहले वो इस्लाहात के जिन पे तमाम पार्टियां मुत्तफिक थी, और इलेक्शन कमीशन के जिसकी एक आईनी हैसियत है और उस लिहाज से उसको सबने मिलकर इख्तियारात दिलवाए हैं, तो फिलहाल जो बात आप राजा साहब कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा माहौल बन सके, क्योंकि PTI की जो जमात है उनकी जानिब से तो वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ अपना लिया गया है कि हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो 30-40 साल से मुसल्लत थे और मुल्क को खाने वाले लूटने वाले यही लोग हैं, तो इनके साथ हम बैठकर बात नहीं करेंगे, इंतहाई एक नॉन सीरियस बात होगी। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊँगी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शुएब रज़ाक साहब। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें जिस तरह अहले खाना या अहलिया जो है मरहूम अरशद शरीफ साहब की, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है और वो इससे सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रही हैं। विक्टिम का एतमाद करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर इंसाफ की फराहमी कैसे मुमकिन हो पाएगी अगर वही सेटिस्फाई नहीं होंगी? जी बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। अच्छा, मैं शुएब रज़ाक साहब से बिल्कुल इस बात पे भी बात करूंगी। एक और अहम मामला जो कि बिल्कुल जिस पर आज खान साहब ने बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, GIT की फाइंडिंग्स पर उन्होंने बात की है। शुएब शाहीन साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मुल्क में जंगल का कानून है, ताकतवर का कानून चलता है, मेरे पर कातिलाना हमला हुआ, मैं अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करवा सका। जिस मामले की शुरुआत इस तरह से हुई हो, आपको क्या लग रहा है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, इंसाफ की फराहमी होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पिछले 9 महीने में वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल, जमील फारूकी को पहले किडनैप करना, नंगा करके तशद्दुद करना, शहजाद को देख लें, शहबाज गिल को जो कुछ हुआ उसके साथ, आज़म सवाती के साथ जो आज तक होता रहा है,
46 से ज़्यादा FIR एक ही अक्रेंस पे काटी गई, और इसके अलावा याज अमीर के ऊपर तशद्दुद हुआ और बेशुमार वाक़यात हुए हैं। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। ज़ाहिर है इन हालात में निज़ाम इंसाफ पे अरशद शरीफ का कत्ल एक बदनुमा दाग है और हमने इसको धोना है, उसके लिए हमने एफर्ट्स करनी है। ये जो PDM की हुकूमत है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कह सकें काबिल सताइश है। ये मईशत की बहाली की बात करके आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। इन्होंने जो तूफान बदतमीजी मचा रखा है, खा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की सूरत में हो, खा महंगाई की इतनी बुरी हालत जो आज गरीब आदमी के साथ कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत जब 1 रुपया या 10 रुपए बढ़ती थी तो ये आसमान सर पे उठा लेते थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स कम हो गए हैं तो ये आम आदमी को उसका कोई फायदा देने को तैयार नहीं है। आते साथ ही वो तमाम फैक्ट्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, अवाम इससे बिल्कुल वाकिफ हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं शुएब साहब आपकी तरफ वापस भी आऊंगी। इस वक्त बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब भी हमारे साथ ही हैं और फरीद साहब भी हैं। मैं चाहूंगी बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, इस वक्त बहुत सारे अहम मामलात हैं जिन पर अवाम अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह इंसाफ की फराहमी होती है, कैसे होता है। शुएब साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं मुतासरा फरीक अरशद शरीफ साहब के केस में JIT पर उस तरह एतमाद नहीं किया जा रहा, अगर ये मुतमईन नहीं है तो फिर इंसाफ की फराहमी किस तरह मुमकिन है? फैसला तो फिर कोई भी आएगा ये बोलेंगे हमें ये सूट नहीं करता या हम लोग इस पे मुतमईन नहीं है। देखिए ना, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बात की ना कि इन्वेस्टिगेशन के इदारों पे आपको एतमाद तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको उन पे एतमाद करके अभी उन्होंने कोई फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट नहीं कराई, अभी उन्होंने ये भी नहीं कंक्लूड किया कि जी हु इज इन्वॉल्व, अभी तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की हद तक 41 लोगों का इंटरव्यू लिया है, उन लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, तो उनकी बातें तो जायज है ना, बिकॉज फैमिली तो अग्रीव्ड है, उनके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। आप उनको भी रिलेट कर सकते हैं नार बंदा कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो आप बतौर वकील प्रोसीडिंग से मुतमईन है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि उन पे अदम एतमाद करें या उनसे मुतमईन हो। मेरी अपनी जाती राय में हमें थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए देखें ना, ये इम्पोर्टेंट बात है कि केनिया में और दुबई में क्या हुआ उसकी अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अभी लेटर लिखा है, वो भी रात को लिखा है लेटर, और मुझे उसकी खबर जो है 2 दिन पहले मिली थी कि लेटर लिखेंगे। तो आप अभी लेटर लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगी, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकूंगा या उनकी अभी ये भी कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पर इस केस को देखा जाएगा, तो अगर तो डेली बेसिस पर समाअत होगी तो हो सकता है स्पीडी प्रोसीडिंग्स चलें और मामले को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसा ही है शुएब रज़ाक साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना, अदालत तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती ना, अदालत का मैंडेट ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। इन्वेस्टिगेशन का मैंडेट जो है इन्वेस्टिगेशन इदारों के पास है। तो इदारे जब तक अपनी रिपोर्ट मुरतब नहीं करेंगे और प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे और लोगों के इंटरव्यू के बाद इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। अदालतों की तरफ से एक प्रेशर तो होगा ना शुएब रज़ाक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम इदारों का है, अदालतें देखेंगी और उनकी निगरानी में सारा कुछ होगा। मैं फरीद पराचा साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। अब हम बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं, जिससे कि फरार चाह रहे हैं, आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि साजिश की जा रही है, साजिश कर कौन रहा है, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों का क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? देखिए जी, मामलात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि कोई हमारी तरफ से या कराची के अवाम की तरफ से कोई जो मुतालबा किया जा रहा है उसमें कोई पहलू ऐसा है भी नहीं है कि जो इंसाफ, कानून, इंतखाबी कवानीन, मुल्की आइन किससे भी मुतजाद हो। और इस सिलसिले में यानी इंतखाबात के ऐन वक्त जब मामलात बिल्कुल ऊपर पहुंच जाए, आप उस वक्त कहें जी हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई, तो गोया कि ये सारी चीजें कुछ मिली भगत के साथ चल रही हैं। इस मिली भगत के अंदर सिंध हुकूमत भी शामिल है और इस मिली भगत के अंदर जो है वो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का भी कोई अपना एक रोल हो। सिंध इलेक्शन कमीशन अपनी एक ज़िम्मेदारी पहले भी जाहिर कर चुका है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ MQM और पीपल्स पार्टी मिलके कर रहे हैं, ये अवाम के ठीक है। आप भी कह रहे हैं कि मिली भगत की जा रही है, सब मिले हुए। फाइनली शुएब शाहीन साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है,
खान साहब का जो मामला है कि मर्डर अटेम्प्ट वाला, उसमें जिस तरह से वो वीडियो आई, फिर ये भी कहा जा रहा है कि डीपीओ इसमें कॉपरेट नहीं कर रहे, अपना फ़ोन फॉरेंसिक के लिए दे नहीं रहे, और जिन लोगों के अंडर की सारी हो रही है वो इक़्तिदार में भी हैं और इल्ज़ामात भी उन्हीं पर लग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह देख रहे हैं इस केस को, मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, जब फौज का एपॉलिटिकल होने की बात होती है, फिर तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो एपॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है। अगर इमरान खान साहब को अपने केस में इंसाफ होता नजर नहीं आता, जहां उनकी अपनी हुकूमत है, तो फिर बाकी मुल्क में क्या होगा? फरीद पराचा साहब जो कराची की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद के साथ क्या किया? इस्लामाबाद में इलेक्शन से ठीक एक हफ्ता पहले गवर्नमेंट ने कहा जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हम हल्का बंदियां बढ़ा रहे हैं, हल्के बढ़ा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया जी हाँ कानून बाद में बनेगा, लेकिन इस वजह से हम इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। चलिए जनाब, बिल्कुल ये नजर आ रहे हैं, अवाम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। और अभी ये जो मामला है जिसमें जीआईटी अपना काम कर रही है खान साहब पे मर्डर अटेम्प्ट वाला, ये बड़ा एक मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी है, इसका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। जो हकाइक आज खान साहब की तरफ बयान किए गए, उनकी तरफ से बड़े होश शुबा हैं, और जो अता तारड़ ने अदालत में किया है, ये भी वो फवाद साहब कह रहे हैं कि शुकूक व शुबात और बढ़ा रही हैं ये चीज़ें। खैर देखते हैं सारे मामले में आगे चलकर क्या होता है। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।